आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को भ्रष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो जाता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम महात्मा गांधी के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में जानेंगे। किस तरीके से ये एक नॉन वायलेंट इकोनॉमी को प्रमोट करते थे, इनके कुछ मेजर पॉलिटिकल आइडियाज़ को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या खादी इंडस्ट्रीज़ को लेकर क्या बातें कही थी, किस तरीके से एक रीजनरेशन ऑफ विलेजेस यानी विलेज सर्वोदया को चाहते थे, इनका ट्रस्टीशिप का क्या डॉक्ट्राइन था, इन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल समझेंगे। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के जो भी इकोनॉमिक आइडियाज़ है उनका आज के समय में, आज के इकोनॉमिक स्टेट में क्या रोल है, किस तरीके से कौन कौन सी गवर्नमेंट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पर आपको गांधीज़म को देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। महात्मा गांधी इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड देयर प्रेजेंट रिलेवेंस। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। पूज्य बापू स्वच्छता को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी शहद को सच्चा धन मानते थे और चाहते थे कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। गांधी जी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते। उनका सपना आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरे भारत का था। गांधी जी का संकल्प था एक ऐसा भारत जहां हर गांव स्वावलंबी हो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की जो लाइफ है। वो आपको पता है महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। वो देश की आज़ादी के लिए लड़े। उन्होंने हमेशा अहिंसा का साथ दिया, उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। हर चीज़ में वो चाहते थे कि भी झगड़ा नहीं करना है या कुछ भी ऐसा किसी दूसरे को हार्म पहुंचा करके आप कभी भी कोई चीज़ नहीं पा सकते। तो यही रुख इन्होंने अपना इकोनॉमिक आइडियाज़ को जब ये फ्रेम कर रहे थे तब भी इन्होंने नॉन वायलेंस को ही अपना सबसे मेजर एम रखा। इन्हें लगता था जो कैपिटलिस्ट हैं या जिनके पास बहुत पैसा है या जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, वो एक तरीके से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें तंग कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड गांधी जी ने कई सारे अपने आइडियाज़ दिए थे जिन्हें अभी हम लोग इन शॉर्ट पढ़ेंगे। गांधी जो है ये बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स ऑफ वेस्ट है, यानी जहाँ पर बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ और ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही थी जब वेस्ट में, तब गांधी जी इंडिया में क्या लाना चाहते थे, वो खादी को प्रमोट कर रहे थे। वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे जिसमें जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है वो कम हो।
The greatness of Gandhiji lies not in his heroic struggle for freedom, but in his ever striving for the soul force and his insistence on the creative power of soul. गांधी जी ये जो है ये इन्होंने इंटरनेशनली अपने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए ये जाने जाते हैं, जिसे हम लोग सत्याग्रह नाम से भी जानते हैं। इनके ऊपर कई सारे राइटर्स का, फॉरेन राइटर्स का इन्फ्लुएंस भी रहा है, जैसे रस्किन बॉन्ड की जो अनटू दिस लास्ट है इसको गांधी जी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉपुलराइज करते थे। टॉल्स्टॉय हो गए, क्रोपोटकिन हो गए, इन सब का गांधी जी पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। गांधी जी गीता से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो कबीर, मीरा, नानक, इन सभी से ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होते थे और इन्हीं के व्यूज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। देखिए, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट को हम लोग तीन पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो नेगेटिव फेज़ है अप टू 1919। अब इसे नेगेटिव फेज़ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वेस्टर्न जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हैवी यूज़ ऑफ मशीन्स था, इन सबको बहुत ज़्यादा पहले तो गांधी जी क्रिटिसाइज़ करना उन्होंने स्टार्ट किया था। पूरे टाइम वो क्रिटिसाइज़ करते थे, वो कहते थे इतना भी मशीन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, इतना लेबर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। फिर एक पॉजिटिव फेज़ आता है 1919 से 1934, जब वो स्वदेशी का आइडिया लेकर आते, जब वो खुद खादी इंडस्ट्रीज़ या विलेज सर्वोदय की जब वो बात करते हैं या अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव फेज़ की शुरुआत होती है। फिर कंस्ट्रक्टिव फेज़ आता है जहाँ पर सर्वोदय या रीजनरेशन ऑफ विलेजेस का वो आइडिया लेकर के आते हैं। तो ये जो फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स का पार्ट है। आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। इन शॉर्ट, व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स वो जो थे वो क्या चाहते थे कि इकोनॉमिक्स जो है आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ करना चाहिए, ऐसे इकोनॉमिक्स को हमें फॉलो करना चाहिए, या ऐसा हमें कंजम्पशन प्रोडक्शन के ऐसे लॉस बनाना चाहिए जिससे जो इंसान है उसकी खुशी बढ़े, इंसान खुश रहे, एक्सप्लॉइट ना हो कोई लेबर, किसी पे जुल्म ना हो, किसी पे कोई भी गलत चीज़ ना हो, कोई हिंसा ना हो। तो गांधी का जो मेन एम था वो हमेशा ये था कि लोगों की खुशी हो, लोग अच्छी पोजीशन में, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो लोगों का, और इस वजह से वो जो है वो अपने इकोनॉमिक आइडिया में मैन को सुप्रीम मानते हैं, मैन को एक प्रोमिनेंट पोजीशन देते हैं। गांधी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स विद एथिक्स, वो एथिकल इकोनॉमिक्स की बात करते थे, यानी ऐसी इकोनॉमिक्स जहाँ पर किसी को भी ज़बरदस्ती परेशान या किया जाए, किसी तरीके की हिंसा ना हो, तो उस चीज़ को गांधी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। गांधी ह्यूमन का वेलफेयर चाहते थे, और ह्यूमन का वेलफेयर कैसे होगा उसके लिए वो अपने अलग अलग इकोनॉमिक आइडियाज़ को देते थे। अब ये जो गांधी है ये इकोनॉमिक लॉज के बारे में क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक लॉज है उन्हें हमेशा हमें नेचुरल जो लॉज है यानी प्रकृति के जो नियम है उनके विपरीत कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए, या उनसे ऑपोजिट जाकर हमें कोई इकोनॉमिक लॉज को नहीं सपोर्ट करना चाहिए जो कि कहते हो कि बहुत ज़्यादा मशीन्स का यूज़ या बहुत ज़्यादा प्रकृति को जो चीज़ें डिटेरिएट करती हैं, जो हार्मफुल है प्रकृति के लिए भी, लोगों के लिए भी, या जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करती है, ऐसी चीज़ों को ये इकोनॉमिक लॉज में कंसीडर नहीं करते थे। जो बेसिक आपका डिमांड सप्लाई या आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लॉज थे उसमें भी अगर कुछ अनएथिकल चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आपको कई सारे लॉज मिलते होंगे जहाँ पर कहा जाता है कि वेज कट करने से आपका जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है, तो इन सारी चीज़ों को गांधी बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो भी इकोनॉमिक लॉज है वो भी कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सल जो आपके नेचुरल लॉज है उनसे ही बने हुए होने चाहिए, तभी आपकी कोई इकोनॉमी है वो प्रोग्रेस कर पाएगी। इसके बाद हम नॉन वायलेंट इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रहे, यानी आप सभी को पता है गांधी जी चाहे उनका पॉलिटिकल थॉट हो, कोई भी उनका आइडिया हो, उसमें नॉन वायलेंस की झलक हमेशा ही दिखती है। वो हमेशा से एक ग्रेटेस्ट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस रहे हैं। उन्होंने हमेशा से ही चाहा है कि कहीं पर भी हिंसा ना हो, किसी को भी प्रताड़ित ना किया जाए। तो उसके लिए वो क्या कहते थे कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है या ऐसा कोई भी जो लार्ज स्केल काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का वायलेंस छुपा है। तो इस वजह से वो क्या कहते थे कि नहीं यार, छोटी जो इंडस्ट्रीज है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पर वायलेंस की कोई जगह नहीं है, वो हमेशा उसी तरीके के ऑक्यूपेशन को सपोर्ट कर देते। इसी से रिलेट करते हुए इन्होंने एक लॉ ऑफ ब्रेड लेबर दिया था जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। वो
क्या कहते थे कि कहते नहीं कि अपने मेहनत के पसीने की या अपने मेहनत से कमाई हुई जो रोटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान के खुश रहने के लिए। तो वो कहते थे कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे आप रिच हो चाहे पुअर हो, लेकिन आपको फिजिकल मेहनत, जो शारीरिक जो श्रम है वो हमेशा आपको करते रहना चाहिए। आपको उसी की मदद से अपना जो भी खाना है या जो भी चीज़ें आपकी डेली लाइफस्टाइल है उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अमीर हैं तब भी आपको बॉडीली जो आप कह सकते हैं लेबर है वो आपको करना ही चाहिए और उसी को खाना मिलना चाहिए, या फिर उसी ही इंसान, वही इंसान डिज़र्व करता है खाने को या अच्छी लाइफस्टाइल को जो अपनी बॉडीली मेहनत करता है, अपना फिजिकल कुछ ना कुछ एफर्ट करता है, किसी तरीके की वो लेबर अपना लगाता है। तो इस चीज़ को गांधी जी सपोर्ट करते थे। फिर फूड प्रॉब्लम्स को लेके गांधी जी, देखिए गांधी जी ने 1943 और 43 का जो फेमीन था उसको देखा था। उन्हें क्या लगा था कि यार ये तो आर्टिफिशियल फेमीन है, यानी ज़बरदस्ती लोगों को भूखा मारा गया है, ऐसा उन्हें पहले लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा दैट कि नहीं, ये तो सच है, ऐसा हुआ था, खाने की वाकई में कमी पड़ी थी। अब जो खाने की कमी पड़ती है उसको रोकने के लिए वो क्या कहते हैं कि फूड कंट्रोल्स जो है, कोई भी गवर्नमेंट है उसे कभी भी फूड कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे आर्टिफिशियल स्कार्सिटी होती है। तो इन्होंने फूड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए ये अपना एक व्यू दिया था। देखिए अभी हम लोग छोटे छोटे इनके जो आइडियाज़ है उनको पहले कवर कर रहे हैं, इसके बाद में जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम इनके जो बड़े आइडियाज़ है जैसे सर्वोदय का आइडिया है, ट्रस्टीशिप का डॉक्ट्राइन है, उन सबको बिल्कुल एंड में कवर करेंगे। सो आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड गांधी जी सेल्फ कंट्रोल में बिलीव करते थे। ये ब्रह्मचर्य की ही जो पॉलिसी है उसे फॉलो करते थे और ये कम पॉपुलेशन को ही सपोर्ट करते थे। इन्हें लगता था जो सेल्फ कंट्रोल है वही क्या है, सबसे बेस्ट रेमेडी है किसी की भी पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। प्रोहिबिशन गांधी जी जो थे ये टोबैको, कॉफ़ी, टी और लिकर इन सब से बिल्कुल ही इनका प्रोहिबिशन चाहते थे, या फिर इन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि इन्हें लगता था कि जैसे जो भी चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को ख़राब करती है और साथ ही साथ इंसानों को वो मेंटली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देती है। तो इस वजह से ये किसी भी तरीके के लिकर कंजम्पशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। सिंप्लिसिटी, आपको पता है गांधी जी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा वो लैविश लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सादा जीवन उच्च विचार में महात्मा गांधी बिलीव करते थे। उनका क्या कहना था, द लेस यू पॉजेस द लेस यू वॉन्ट, द बेटर यू आर, better not for the enjoyment of this life but for the enjoyment of personal service to one's fellow being, services to which you dedicate yourself body, soul and mind। तो गांधी जी की जो पूरे पॉलिटिकल आइडियाज़ है सिंप्लिसिटी पर ही बेस्ड है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान है उसकी बहुत ही कम नीड्स है, हमारी इकोनॉमिक नीड्स भी बहुत कम है। ये तो विद टाइम हमने क्या किया है कि अपनी इकोनॉमिक नीड्स को हम इतना ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जिनके ना होने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर डिपेंड हो रहे हैं जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते हैं। जैसे जो भी बहुत ज़्यादा लैविश चीज़ें होती है या जो लग्जरी आइटम्स होती है उसको हम लोग अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, हम लोग जितना सिंप्लिसिटी से दूर होंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। ठीक, अब अनटचेबिलिटी से भी रिलेटेड गांधी जी आपको पता ही है ये अनटचेबिलिटी को बिल्कुल नहीं मानते थे और इन्हें लगता था कि जो अनटचेबिलिटी है या जो कैपिटलिस्ट है, जो आपके लेबर्स हैं या आपके जो गरीब लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी की मदद से भी ये लोग उसको एज अ टूल यूज़ करके लोगों को परेशान करते थे, गरीबों का उत्पीड़न करते थे। तो अनटचेबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा गांधी जी अपोज करते थे। ये कहते थे लाइक अ पॉइजन स्लोली ईटिंग इनटू द वेरी वाइटल्स ऑफ हिंदुइज्म। ये इन्होंने किससे कहा है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया कि ये एक जहर की तरह है जो कि हिंदुइज्म के जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं जो अर्थ है या जो भी इम्पोर्टेंट वाइटल्स है उन सभी को ये नष्ट कर देता है। अब यहाँ से हमारा मेन इकोनॉमिक थॉट स्टार्ट होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी गांधी जी ऐसी इकोनॉमी चाहते थे जहाँ पर कुछ भी सेंट्रलाइज ना हो, जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ना हो, ज़्यादा मशीनों का यूज़ ना हो। अब इसके लिए ये क्या कहते थे कि जो विलेजेस है या जो ऐसी छोटे छोटे जगह है, अलग अलग कई सारे जगहों पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहिए। हमें पता है इन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़। वो क्या चाहते थे
कि जो भी आपकी इकोनॉमी है वो इस तरीके से हो कि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर ना हो. प्रोडक्शन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस ऑन स्मॉल स्केल एज गांधी जी वर्कड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज. इन्होंने क्या बोला है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करी है. ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ अलग अलग जगहों पर देश में इस्टेब्लिश हो. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये बताते थे कि चीप प्रोडक्शन होती है. आपको पता है कि जब बड़ी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसको इस्टेब्लिश करने में इनिशियल अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है और फिर वहाँ पर आप क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है. प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है. लेकिन जब छोटी छोटी आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज़ लगाई जाएंगी या इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बेसिकली लगाई जाएंगी जो घर के अंदर ही लोग लगा लेते, तो उसमें चीप प्रोडक्शन होता है. आपका स्टोरेज का भी कोई दिक्कत नहीं होती है उतनी. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो नेग्लिजिबल ही होती है क्योंकि भाई अपने ही गांव में आपने कुछ सामान का लगाया, अपने ही गांव के लोगों को बेचा या अपने ही शहर के लोगों को बेचा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है. ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होता है. और जो वेस्ट ऑफ कंपटीशन होता है, वेस्ट ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो कंपटीशन के चक्कर में जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़राब होती है, जिनका यूज़ नहीं हो पाता है प्रॉपरली. बेसिकली ये कॉटन की इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे, तो उन सब का भी बहुत ही कम वेस्टेज होता है चीज़ों का और बहुत ज़्यादा कोई ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होता है. तो ये हर एक गांव को एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे थे गांधी जी उस टाइम पर. वो क्या चाहते थे कि हर एक गांव अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो या फिर सेल्फ सफिशिएंट हो. तो यहाँ पर आपको मैंने बेनिफिट्स बता दिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के. क्या क्या थे, चीप प्रोडक्शन कॉस्ट थी, कोई स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नेग्लिजिबल थी और कोई ओवर प्रोडक्शन या वेस्ट ऑफ कंपटीशन भी नहीं होता था. इस वजह से गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े सपोर्टर थे. इसके बाद खादी इंडस्ट्रीज़ की बात आती है. आपने बहुत ज़्यादा बचपन से ही आपने देखा होगा गांधी जी की कई सारी फोटोग्राफ्स चरखा चलाते हुए. चरखा मूवमेंट को इन्होंने लॉन्च किया था. ये क्या कहते थे कि खादी वॉज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ इंडियन ह्यूमैनिटी, ऑफ इट्स इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी. खादी गांधी जी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि वो इंडियन ह्यूमैनिटी का ही सिंबल बताते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम का सिंबल बताते हैं. किसको, खादी को बताते हैं. इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एक नारा भी दिया था, स्वराज थ्रू स्पिनिंग, यानी आपका चरखा चलाकर ये कैसा क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे चरखा चलाते हुए. क्योंकि आपको पता है ये अहिंसा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. तो अहिंसा का इनका मेन मोटिव क्या था कि कोई भी तरीके की फ़ाइट या कोई बैटल करके अंग्रेज़ों को ज़बरदस्ती खून खराबा करके कैसे भी करके गवर्नमेंट बनाना ऐसा नहीं चाहते थे. वो क्या चाहते थे, शांत तरीके से अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सत्य के रास्ते पर चल के वो आज़ादी को भी चाहते थे. और सेम उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब वो बात करते तब भी वो क्या सोचते थे कि हमारी इकोनॉमी तभी ग्रो होगी जब हम लोग वो सारे मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे. जैसे उन्होंने लॉ ऑफ ब्रेड लेबर में कहा था, उसी तरीके से वो क्या कहते हैं कि सबको मेहनत करनी होगी, सबको कुछ ना कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी होगी, अपने अपने विलेजेस को सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा. इनकी खादी स्कीम में क्या क्या चीज़ें थी उसे भी हम लोग जान लेते हैं. ये क्या कहते थे कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है उसमें बच्चों को स्पिनिंग सिखानी चाहिए, यानी चरखा चलाना सिखाना चाहिए. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, जहाँ पर अभी जैसे गुजरात के एरिया में तो पहले से भी बहुत ज़्यादा कॉटन उगाई जाती थी, अभी भी कॉटन उगती है. ये चाहते थे कि देश के और भी अलग अलग इलाकों में कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, वीविंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाए जाए और जो हैंडलूम क्लोथ है उसके प्राइसेस को भी क्या कंट्रोल किया जाए. ये इंपोर्ट को बिल्कुल ही क्या कहते थे, बिल्कुल आप कह सकते हैं ये इंपोर्ट को डिस्करेज करते थे. ये कहते थे कि हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद ही अच्छा से अच्छा चीज़ बनाना है, चीप प्रोडक्ट बनाना है और उसको बाहर एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन देखिए अब जैसे आज के टाइम पर देखिए, यहीं से हम लोग रेलेवेंस को भी लेंगे. आज के टाइम पर ये आइडियाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा उतने सही नहीं लगेंगे या बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं लगेंगे. अगर आज कोई चरखा लेकर बैठ जाता है, चरखा सोचता है कि मैं कपड़े बनाऊंगा फिर बाहर उनको बेचूंगा, मुझे बहुत पैसा मिलेगा, वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है. आज के टाइम पे इतना ज़्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है कि आपका जो भी आप घर पे बनाओगे या जो भी चीज़, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उल्टा महंगा ही पड़ेगा आपको, प्लस उसमें आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा जाएगी, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा. और केवल खादी ही नहीं है ना, बहुत से ऐसे ऑक्यूपेशन है
दुनिया में। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि केवल कपड़ा बनाना या ऐसे ही ऑक्यूपेशन है, नहीं, आज आपके पास नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन है। बट गांधी जी की जो टाइमिंग थी या जो उनका पीरियड था, उस टाइम पे बहुत कम ऑक्यूपेशंस थे, लिमिटेड ऑक्यूपेशंस थे, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा या फिर एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मगर आज लोगों के पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, सर्विस सेक्टर इतना डेवलप्ड है, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप्ड है, प्राइमरी सेक्टर में भी आज के समय पे नई नई जॉब्स हैं या नए नए आप कह सकते हैं इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो इस वजह से गांधी जी का जो खादी वाला या चरखा वाला जो मूवमेंट था या आइडिया था, वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। और उस टाइम पर भी लोग बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स थे या फिर बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि केवल क्या चरखा ही चला करके आज़ादी मिलेगी या केवल चरखा ही चला करके हम लोग अपनी इकोनॉमी में पैसा और ला सकते हैं, इकोनॉमी को स्ट्रांग बना सकते हैं। उस टाइम पे भी काफ़ी रेलेवेंट क्रिटिसिज्म हुआ था इसका। तो ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका एक और मूवमेंट था, दैट वाज रीजनरेशन ऑफ विलेजेस या फिर विलेज सर्वोदय। अब विलेज सर्वोदय के लिए इन्होंने एक पूरी लंबी लिस्ट दी थी, जो कि आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन डिटेल इन्होंने क्या क्या चीज़ें क्या क्या कंडीशंस रखी थी उससे बता दूंगा। मगर ये जो है ये कहते थे ना कि आपने सुना होगा गांधी जी ने कहा था कि असली भारत तो गाँव में बसता है। तो उसी तरीके से इनका क्या मानना था कि आपके जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, अगर देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, तो आपको देश के छोटे छोटे जो भी विलेजेस है उनको स्ट्रांग बनाना होगा। उन्होंने क्या कहा था, द रियल इंडिया वॉज टू बी फाउंड इन द विलेजेस एंड नॉट इन टाउन्स, एंड ही एक्सेप्टेड द रिमार्क दैट एन इंडियन विलेज वॉज अ कलेक्शन ऑफ इनसैनिटरी ड्वेलिंग्स कंस्ट्रक्टेड ऑन डंग हिल्स। अब विलेजेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इनका रीजनरेशन हो, कैसे इनका सर्वोदय हो, उसके लिए इन्होंने बहुत सारी मेजर्स आप कह सकते हैं सजेस्ट किए थे। जैसे इन्होंने साफ़ सफाई, स्वच्छता, आपको पता है अभी हमारी सरकार जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेके गांधी जी के ही आइडियल्स को, स्वच्छ भारत अभियान आपने सुना होगा, तो उसको लेकर के गांधी जी के ही आइडियाज़ को फॉलो करती है। तो गांधी जी स्वच्छता को लेकर के, वाटर सप्लाई को लेकर के ये चाहते थे हर गांव में पेड़ हो, फल हो और ऐसे डिस्पेंसरीज हो, ज़्यादा कोई दूर दूर जाके हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी दवाओं के लिए आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम हो, कैश क्रॉप्स जो है वो उगाए जाए, लेकिन आपका टोबैको या ओपियम जैसी चीज़ें कहीं पर भी ना उगाई जाए। ये चाहते थे एक पब्लिक हॉल हो, प्लेग्राउंड हो, स्कूल हो, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत लंबी सी लिस्ट है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। मोटा मोटी जो गांधी जी है वो चाहते थे कि हर एक विलेज अपना अपना सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको बाहर से बहुत ज़्यादा हेल्प की या आउटर इकोनॉमी से अगर हेल्प चाहिए भी तो अपने ही देश के आप कह सकते हैं अलग अलग विलेजेस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरतें ना पड़े। अपने आप को इतना ज़्यादा सशक्त, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर वो बनाना चाहते थे अपने देश को कि वो कहीं से भी बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाहते थे। अब इनकी जो एक बहुत ही फेमस ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन है, जिसको लेकर बहुत हैवी क्रिटिसिज्म है, जो आज के समय पर अगेन हम लोग आज के समय का रेलेवेंस अगर देखते हैं तो ना ही आपका खादी इंडस्ट्री वाला ठीक से वर्क करता है इनका आइडिया, ना ही ट्रस्टीशिप वाला वर्क करता है, और ना ही जो आपका विलेज सर्वोदय है वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो आजकल इंडिया के जो विलेजेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, मगर फिर भी जो कंडीशंस गांधी जी ने दी थी वो सभी विलेजेस में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। ट्रस्टीशिप डॉक्ट्रिन को हम लोग देखेंगे। ट्रस्टीशिप से रिलेटेड गांधी जी क्या कहते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं देश में, उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो भी कैपिटल, जो उन्हें अपना पुरखों से जो जायदाद मिली हुई है, जो भी चीज़ें उनके पास पहले से प्रॉपर्टी रही है, जो उन्होंने इनहेरिट की है, वो हमेशा से ही उनकी नहीं रही है, या जो भी वो ट्रेड से कमा रहे वो सब कुछ पैसा उनका नहीं है। वो क्या कहते हैं कि इनको ये पैसा जो है ये लोगों में बांट कर रखना चाहिए, या एक तरीके की ये पब्लिक वेल्थ है, लोगों का भी इसमें हिस्सा है। जो कैपिटलिस्ट है उन्हें एक ट्रस्टी के तौर पर काम करना चाहिए, और जो पैसा है उन्हें वो ह्यूमन वेलफेयर या फिर जो दूसरे अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे पैसे को ऐसा नहीं कि अपना हड़प करके पूरे पैसे पे बैठ गए। गांधी जी इसके विरोध में रहते थे। उन्हें लगता था जो भी अमीर लोग हैं उनके पास जो भी पैसा है वो क्या है, वो गरीबों का ही पैसा है, और उन्हीं के वेलफेयर पर या उन्हीं के अच्छे पर खर्चा करना चाहिए। ऑल्दो पैसा रहे, आपका प्राइवेट ओनरशिप रहे,
ट्रस्टी बना रहे हैं वो कैपिटलिस्ट, लेकिन उसका जो वो खर्चा है या जो वो भी वो चीज़ें कर रहा है वो उस पे पब्लिक का पूरा आप कह सकते हैं पब्लिक का उसमें रोल होना चाहिए, पब्लिक पर वो स्पेंड करे, पब्लिक के वेलफेयर पर स्पेंड करे। यही गांधी जी की सोच थी और यही गांधी जी चाहते थे कि भले आप प्राइवेट ओनरशिप लेकर रखो, भले आप ट्रस्टीशिप रखो उस चीज़ की, मगर जो आपका पैसा है उसका इस्तेमाल आप केवल अपने ऊपर ना करो, आप लोगों की भलाई के ऊपर करो, ऐसा गांधी जी चाहते थे। हम लोग इस अपनी पूरी वीडियो को कंक्लूड करेंगे। गांधी जी जो थे उन्होंने खुद को भी कई बार सोशलिस्ट कहा था। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, जैसे जो नेहरू के प्रिंसिपल्स थे या गांधीयन जो फिलॉसफी थी आपके या सोशलिज्म के जो भी आइडियाज़ थे, ऐसे करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे आइडियाज़ हैं जो इनकॉर्पोरेट किए गए। मगर ऐसा नहीं है कि गांधी कंप्लीटली सोशलिस्ट थे, क्योंकि गांधी का जो आप ट्रस्टीशिप वाला ही अभी हमने पढ़ा वहाँ पर तो वो कहते हैं कि यार प्राइवेट ओनरशिप होगी मगर एक तरीके का ट्रस्टी बनाया जाएगा। तो इन्होंने पूरा पब्लिक को सब कुछ दे दो, जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो जो इतना कमाएगा उतना ही खाएगा, या जो लोग जो भी चीज़ें कमा कर लाएंगे एक जगह रखेंगे और फिर लोग उसे आपस में बांट लेंगे। तो इस तरीके का ऐसा कुछ गांधी ने नहीं कहा था। तो वो पूरे सोशलिज्म को नहीं सपोर्ट करते थे, पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो सोशलिस्ट थे, मगर उन्होंने क्या कहा, ऐसे कुछ आइडियाज़ दिए जहाँ पर उन्हें सोशलिज्म की जहाँ पर हमें झलक मिलती है। गांधी बहुत ही ग्रेट लीडर थे और इन्हें हम लोग फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे गांधी की जो पॉलिसीज़ है, जो उस टाइम पर इन्होंने ये जो बातें कही, चाहे वो विलेज सर्वोदय की हो, चाहे वो ट्रस्टीशिप हो, चाहे वो खादी इंडस्ट्रीज़ को हो बढ़ावा, इन्होंने केवल 2-3 ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोला। लेकिन आज के टाइम पे बेसिक नीड केवल कपड़ा ही नहीं है, बहुत सारी बेसिक नीड्स हो गई हैं लोगों की। ऑल्दो गांधी जी सिंप्लिसिटी में बिलीव करते थे, लेकिन आज का जो ह्यूमन है, आज के जो लोग हैं, वो उतनी सिंपल लाइफ भी अब पॉसिबल उनके लिए नहीं है कि वो उतनी सिंपल लाइफ या केवल वीविंग करके या फार्मिंग करके अपना गुजारा करे। तो आज के टाइम पे इन सब चीज़ों को, इन सब पॉलिसीज़ को अपनी इकोनॉमी में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही था हमारा गांधीयन इकोनॉमिक थॉट। कुछ जो इनके फेमस जो भी आप कह सकते हैं आइडियाज़ है, पॉलिटिकल आइडियाज़, उन्हें हमने सेपरेट एक वीडियो में कवर किया है। और जैसे स्वदेशी जो इनका मूवमेंट है या ट्रस्टीशिप को ही हम लोग थोड़ा सा और इन डिटेल किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।